हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 2 के चैप्टर 2 भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भू राजनीति की, जियो पॉलिटिक्स की। देखिए दोस्तों, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझाई जाएंगी। भू राजनीति एक ऐसी अवधारणा है जो दुनिया की जटिलता को समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, जिसमें राजनीति और भूगोल के बीच के संबंध पर जोर दिया जाता है। यह न केवल दुनिया को समझने में मदद करती है, बल्कि सरल और आश्वासन देने वाले स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियां भी प्रदान करती है। भू राजनीति एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक शक्ति और भूगोल के बीच संबंधों को समझने का एक तरीका प्रदान करती है। यह एक अध्ययन क्षेत्र भी है जहां विद्वान इन संबंधों का गहन विश्लेषण करते हैं और यह जांचते हैं कि कैसे देशों की भौगोलिक स्थिति उनकी राजनीतिक नीतियों और वैश्विक संबंधों को प्रभावित करती है। अब देखिए दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बात समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है भौगोलिक स्थिति। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफिकल लोकेशन या जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि ग्लोब पर कोई जगह कहाँ पर स्थित है। तो नॉर्मली यहाँ पर देशों की भौगोलिक स्थिति की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो ग्लोब है, ठीक है, जो अर्थ है, ठीक है, जो ग्लोब होता है दोस्तों, तो ग्लोब पर कोई देश कहाँ पर स्थित है। मतलब यही है कि ग्लोब पर कोई देश कहाँ पर स्थित है। उदाहरण के लिए भारत कहाँ पर स्थित है, अमेरिका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जब हम दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो भारत है दोस्तों वो नॉर्थ में है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है या जो अंटार्कटिका है वो साउथ में है। तो मतलब ये है कि ग्लोब पर कोई देश कहाँ पर स्थित है, इसका मतलब यही है। देशों की भौगोलिक स्थिति का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए, भू राजनीति का अर्थ यहाँ पर यही है कि किस तरह से जो देशों की भौगोलिक स्थिति है वो उनकी राजनीतिक नीतियों को किस तरह से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अब देखिए भारत की जो लोकेशन है आप उसको देखिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, जो भारत की समुद्री सीमा है वो काफ़ी विशाल है। भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। जो भारत है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण से भारत को एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसने भारत की राजनीतिक नीति को प्रभावित किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आप बातों को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह से राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती है। यही भू राजनीति है। इसे अभी हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और कई सारी बातें भी इसमें शामिल हैं। हालांकि उदाहरण के द्वारा आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, जैसे कि जो भारत है तो भारत की एक बड़ी समुद्री सीमा है, ठीक है। तो ऐसे में भारत को एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि भारत के नीचे हम देखते हैं कि हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर की सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। और हम आजकल देखते हैं कि उसमें चीन का दखल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो दोस्तों, एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी देखी जा रही है। तो ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि भारत के पास एक शक्तिशाली नौसेना हो। तो यहाँ पर तो मैंने बस ये उदाहरण दिया है, ठीक है, कि किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती है। इसके अलावा दोस्तों, आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो भारत की जो बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान के साथ भी शेयर हो रही है और चाइना के साथ भी शेयर हो रही है। कहने का मतलब है कि भारत की जो बाउंड्री है, भारत देश की जो सीमा है, ठीक है, वो कई सारे देशों के साथ शेयर होती है। लेकिन इनमें से जो 2 देश हैं, स्पेशली पाकिस्तान और चीन, इनके साथ भारत का युद्ध भी हो चुका है और इन देशों के साथ भारत की एक बड़ी सीमा साझा होती है। तो ऐसे में भारत को एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है या ऐसी नीतियों की आवश्यकता है कि भारत एक शक्ति संतुलन की स्थिति बनाए रखे। तो मतलब यहाँ पर भौगोलिक स्थिति को आप समझ पा रहे हैं कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति किस तरह से उसकी राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती है। तो यही है भू राजनीति। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, भू राजनीति क्या होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भौगोलिक स्थिति है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, भूगोल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ज्योग्राफी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। भू राजनीति में राजनीति और भूगोल दोनों शामिल हैं।
यह देखता है कि कैसे देशों की भौगोलिक स्थिति, संसाधन और भूमि की विशेषताएं उनकी राजनीतिक नीतियों, सामरिक निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। वही बातें जो मैंने आपको बताया अभी। भू राजनीति यह भी समझने का प्रयास करती है कि कैसे राजनीतिक शक्तियां भूगोल को आकार देती हैं और इसके विपरीत। अब यहाँ पे बात को समझिए। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती है। लेकिन कई बार दोस्तों, कई बार राजनीतिक नीतियां भी, जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं या जो पॉलिसीज होती हैं, वो भी कई बार भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी भू राजनीति है। ठीक है, भू राजनीति यह भी समझने का प्रयास करती है कि कैसे राजनीतिक शक्तियां भूगोल को आकार देती हैं और इसके विपरीत। दोस्तों यहाँ पर आप भू राजनीति में दो बातों को मुख्य रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात यह है कि किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति या संसाधन, किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति या संसाधन राजनीतिक नीतियों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से कोई राजनीतिक नीति, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी या कोई पॉलिटिकल डिसीजन किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी देश की संसाधन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें हैं। देखिए, किसी देश की भौगोलिक स्थिति किस तरह से किसी पॉलिटिकल डिसीजन को, कोई किसी पॉलिटिकल पॉलिसी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, या इसके विपरीत, या कोई राजनीतिक नीति या कोई पॉलिटिकल डिसीजन किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करता है। तो ये दोनों बातें इसमें शामिल हैं। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको भू राजनीति समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें राजनीति और भूगोल के बीच के संबंध पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। यहाँ पर और भी बातें शामिल हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा था, यह न केवल दुनिया को समझने में मदद करती है बल्कि सरल और आश्वासन देने वाले स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियाँ भी प्रदान करती है। मतलब दुनिया में जितनी जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं, या जो भी मतलब जियो पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी नीतियाँ वगैरह हैं, तो उनको समझने में यहाँ पर ये मदद करती है। ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ भविष्यवाणियाँ करने में भी ये हेल्प करती है। उदाहरण के लिए दोस्तों आप यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत में तेल की कमी है। ठीक है, भारत में तेल की खपत बहुत ज़्यादा है और उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में भले ही रूस पर पश्चिमी देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन तब भी भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है भारत की कि भारत को तेल की आवश्यकता है, यानी कि तेल की कमी है भारत में। ठीक है, जितनी मांग है और उस हिसाब से भारत में तेल की कमी है। और रूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि रूस के पास तेल के भंडार हैं, जो कि मतलब रूस के पास काफ़ी अधिक तेल है। तो भारत दोस्तों रूस से तेल का आयात कर रहा है, भले ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो आप इसे भी थोड़ा सा भू राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। और ऐसे दोस्तों कई सारे उदाहरण हो सकते हैं भू राजनीति के, जिसमें हम यही देखते हैं कि किस तरह से किसी देश की भौगोलिक स्थिति किसी पॉलिटिकल डिसीजन को, किसी राजनीतिक नीति को प्रभावित करती है, या कोई पॉलिटिकल डिसीजन, कोई राजनीतिक पावर, कोई राजनीतिक शक्ति किस तरह से किसी भौगोलिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। तो ये भी भू राजनीति है। तो आई होप यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आई होंगी। भू राजनीति की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया के विभिन्न भागों पर राज्यों के प्रभाव को समझना। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण विचारक थे, जैसे कि सर हॉलफोर्ड मैकिंडर, अल्फ्रेड थियर महान, जिन्होंने भू राजनीति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा कुछ दूसरे भी विद्वान थे, हालांकि यहाँ पर अभी इन्हीं का जिक्र किया गया, हालांकि कुछ और भी विद्वान थे। मैकिंडर का हार्टलैंड सिद्धांत कहता है कि जो देश यूरेशिया के केंद्रीय भाग को नियंत्रित करता है वह दुनिया पर राज कर सकता है। बाद में महान ने तर्क दिया कि मजबूत नौसेनाओं और प्रमुख समुद्री मार्गों के नियंत्रण वाले देशों को रणनीतिक लाभ होगा, जिससे उन्हें आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड की बात की जा रही है कि कब मतलब शुरुआत हुई थी भू राजनीति की। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भू राजनीति की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। और भू राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे कि सर हॉलफोर्ड मैकिंडर, अल्फ्रेड थियर महान। तो जैसे कि यहाँ पर मैकिंडर ने एक हार्टलैंड सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या था, तो देखिए
ये जो सिद्धांत था वो कहता है ये सिद्धांत जो है हार्टलैंड सिद्धांत, वो कहता है कि जो देश यूरेशिया के इस केंद्रीय भाग को नियंत्रित करता है वह दुनिया पर राज कर सकता है। मतलब जो देश, जो यूरेशिया वाला जो रीजन है उस पर उसको नियंत्रित कर सकता है जो देश, तो उसकी संभावना अधिक है कि वो दुनिया पर राज कर सके। कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया पर एक प्रभुत्व स्थापित कर सकता है जो देश यूरेशिया के केंद्रीय भाग को नियंत्रित करता है वो। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये मैकिंडर ने अपने हार्टलैंड सिद्धांत में ऐसा कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो महान थे, महान मतलब यहाँ पर ये है इनका पूरा नाम, अल्फ्रेड थेयर महान। ठीक है, इन्होंने तर्क दिया कि मजबूत नौसेनाओं और प्रमुख समुद्री मार्गों के नियंत्रण वाले देश, इन्होंने दोस्तों मजबूत नौसेना की बात की। इन्होंने कहा कि जिसके पास मजबूत नौसेना होगी और जो समुद्री मार्गों के मतलब जो समुद्री मार्गों पर नियंत्रण भी स्थापित कर सकता है, तो उसको रणनीतिक लाभ होगा। ठीक है, उस देश को, और उन्हें फिर जो आर्थिक और जो सैन्य प्रभुत्व है वो प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो ऐसा इन्होंने कहा। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने भू राजनीति को समझा, जियो पॉलिटिक्स को समझा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं भू अर्थशास्त्र की, जियो इकोनॉमिक्स की। भू अर्थशास्त्र राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आर्थिक उपकरणों और रणनीतिक उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें व्यापार नीतियों, निवेशों और प्रतिबंधों जैसे आर्थिक उपायों का उपयोग करके वैश्विक मंच पर राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करना शामिल है। उदाहरण के लिए किसी देश की आक्रामक नीतियों के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध या कुछ नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, भू अर्थशास्त्र, अब देखिए भू अर्थशास्त्र का उदाहरण आपको यूँ मिल सकता है कि देखिए रूस ने मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, और पश्चिमी देशों ने इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है और रूस को गलत माना है। और पश्चिमी देशों ने दोस्तों, अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उन्होंने रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो दोस्तों इसे आप भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो इकोनॉमिक्स का एक उदाहरण समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई राजनीतिक लक्ष्य है, कोई राजनीतिक लक्ष्य है दोस्तों, जिसे प्राप्त करने के लिए जब आर्थिक नीतियों का प्रयोग किया जाए, आर्थिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए, आर्थिक साधन का प्रयोग किया जाता है, तो वो भू अर्थशास्त्र है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कई बार दो देश आपस में अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए व्यापार को बढ़ावा देते हैं आपस में, तो ये व्यापारिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप जियो इकोनॉमिक्स के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, कई बार निवेश या प्रतिबंध जैसे उपाय, मतलब जो आर्थिक उपाय हैं वो किए जाते हैं। तो ये भी क्या है? ये भू अर्थशास्त्र है। कहने का मतलब यही है कि किसी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आर्थिक उपकरणों का या आर्थिक नीतियों का या आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भू अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भू अर्थशास्त्र के उदय का पता शीत युद्ध के बाद के युग में लगाया जा सकता है, जहां एडवर्ड लुटवाक ने भू अर्थशास्त्र शब्द की शुरुआत की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता के सैन्य से आर्थिक प्रतिस्पर्धा में बदलाव की भविष्यवाणी की गई थी। लुटवाक और हंटिंगटन सहित अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि सोवियत खतरे के अंत के साथ राज्य सैन्य ताकत के बजाय आर्थिक शक्ति के माध्यम से तेजी से प्रतिस्पर्धा करेंगे। दोस्तों लुटवाक यहाँ पर एक विद्वान है, हंटिंगटन भी एक विद्वान का नाम है यहाँ पर। हालांकि यह प्रारंभिक दृष्टि धूमिल हो गई, क्योंकि 1990 और 2000 के दशक में वैश्विक स्तर पर आर्थिक परस्पर निर्भरता में वृद्धि देखी गई। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने वाली उदार परस्पर निर्भरता की कहानी थी जो हावी रही। लेकिन पारस्परिक लाभ के साथ यह एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की उम्मीद और संघर्ष की संभावना कम होने के बावजूद असममित आर्थिक परस्पर निर्भरता से जुड़ी चुनौतियां सामने आई, अर्थात लाभ और लागत असमान थे और असमानता न केवल बनी रही बल्कि गहरी हुई। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अवैध व्यापार प्रवाह, लाभ उठाने के लिए कमजोरियों का रणनीतिक उपयोग प्रमुख मुद्दा बन गया। आर्थिक सुरक्षा पर जोर देते हुए भू आर्थिक गणनाएं वैश्विक चिंताओं में सबसे आगे लौट आई। विद्वानों ने एक स्पष्ट और एकीकृत परिभाषा की कमी का उल्लेख किया।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बातें की जा रही हैं। कुछ विद्वानों ने जैसे कि लुटवाक, हंटिंगटन सहित कुछ अन्य लोगों ने यह अनुमान लगाया कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो राज्य हैं वो सैन्य ताकत की बजाय आर्थिक शक्ति के माध्यम से तेज़ी से प्रतिस्पर्धा करेंगे। मतलब कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया, जैसे कि लुटवाक, हंटिंगटन सहित कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि जो राज्य हैं वो सैन्य प्रतिस्पर्धा की बजाय आर्थिक प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन दोस्तों 1990 और 2000 के दशक में वैश्विक स्तर पर आर्थिक परस्पर निर्भरता में वृद्धि देखी गई। मतलब जो राज्य थे उनमें आर्थिक निर्भरता देखी गई, लेकिन ये जो आर्थिक निर्भरता थी, क्योंकि ये असमान थी, ठीक है, इस कारण से कई सारी चुनौतियां भी सामने आई। इसके साथ ही यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक स्पष्ट जो भू अर्थशास्त्र है, इसकी एक स्पष्ट और एकीकृत परिभाषा की कमी का उल्लेख विद्वानों ने किया है कि हाँ, एक बिल्कुल स्पष्ट या एकीकृत कोई एक ही परिभाषा, मतलब ऐसा यहाँ पर नहीं मिलता कि बिल्कुल एक कोई एग्जैक्ट कोई एक परिभाषा हो, ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई देता भू अर्थशास्त्र में। हडसन जैसे स्कॉलर्स भू अर्थशास्त्र को आर्थिक रूप से संचालित क्षेत्रीय नियंत्रण के रूप में परिभाषित करते हैं, जो व्यापार और निवेश जैसे कार्यों पर जोर देते हैं। हसुंग इसे सैन्य से आर्थिक सुरक्षा चिंताओं में बदलाव के रूप में मानते हैं। मतलब यहाँ पर भू अर्थशास्त्र से संबंधित अलग अलग विचार यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हडसन जैसे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि भू अर्थशास्त्र को आर्थिक रूप से संचालित क्षेत्रीय नियंत्रण के रूप में परिभाषित करते हैं, जो व्यापार और निवेश जैसे कार्यों पर जोर देते हैं, ठीक है। हसुंग इसे सैन्य से आर्थिक सुरक्षा चिंताओं में बदलाव के रूप में मानते हैं। इसके अलावा मैटलिन और विगेल का प्रस्ताव है, यहाँ पर ये भी है कि देखिए जो हसुंग है वो इसे सैन्य से आर्थिक सुरक्षा चिंताओं में बदलाव के रूप में मानते हैं, खासकर चीन की वैश्विक भूमिका के बारे में। मैटलिन और विगेल का प्रस्ताव है कि ब्राज़ील, चीन और भारत जैसी गैर पश्चिमी शक्तियाँ रणनीतिक संतुलन के लिए गैर सैन्य साधनों पर भरोसा करती हैं। तो ये कुछ विचार हैं भू अर्थशास्त्र से संबंधित, ठीक है। अपेक्षाओं के विपरीत भू अर्थशास्त्र ने सैन्य साधनों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया है, जैसा कि ब्लैकविल और हैरिस ने उल्लेख किया है। राज्य अक्सर दोनों को तैनात करते हैं। मतलब जैसा कि अभी कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया था कि जो राज्य हैं वो सैन्य प्रतिस्पर्धा की बजाय आर्थिक प्रतिस्पर्धा करेंगे, या सैन्य प्रतिस्पर्धा की जो जगह है वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा ले लेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, जैसे कि ब्लैकविल और हैरिस यही उल्लेख करते हैं कि राज्य दोनों को तैनात करते हैं। मतलब राज्य चाहते हैं कि आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हों और सैन्य रूप से भी वो शक्तिशाली हों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं भू अर्थशास्त्र की 4 पीढ़ियों को। अब हम यहाँ पर समझते हैं। अभी हमने यहाँ पर भू अर्थशास्त्र को समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भू अर्थशास्त्र की 4 पीढ़ियाँ। दोस्तों यहाँ पर भू अर्थशास्त्र के विकास से संबंधित यहाँ पर ये 4 पीढ़ियाँ हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पहली पीढ़ी 20वीं सदी से पहले। भू अर्थशास्त्र की शुरुआती जड़ों का पता 20वीं शताब्दी के पूर्व के युग से लगाया जा सकता है, जहां राज्य व्यापारीवादी प्रथाओं में लगे हुए हैं। आर्थिक शक्ति को भू राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया था, जिसमें राज्यों ने औपनिवेशिक विस्तार, व्यापार, प्रभुत्व और प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण किया था। हालांकि इस अवधि के दौरान भू अर्थशास्त्र शब्द स्पष्ट रूप से खोजा नहीं गया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, भू अर्थशास्त्र का विकास दोस्तों 4 पीढ़ियों में हुआ है। मतलब यहाँ पर 4 अलग अलग पीढ़ियाँ दर्शाई गई हैं मतलब जो कि भू अर्थशास्त्र के विकास से संबंधित है। पहली पीढ़ी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 20वीं सदी से पहले की बात करता है, जब जो राज्य थे दोस्तों वो औपनिवेशिक विस्तार कर रहे थे, ठीक है, व्यापार में प्रभुत्व कायम करने का प्रयास कर रहे थे, जो प्रमुख संसाधन है उस पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे थे इस समय, ठीक है। और इस समय तक भू अर्थशास्त्र शब्द स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था। मतलब भू अर्थशास्त्र था, लेकिन शाब्दिक रूप में इस समय स्पष्ट रूप से भू अर्थशास्त्र शब्द दिखाई नहीं देता। दूसरी पीढ़ी 20वीं सदी के मध्य तक। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर आप 20वीं सदी का मतलब समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, 1901 से लेकर
सन 2000 तक, ये जो 100 वर्ष का ये जो समय है, इसको हम 20वीं सदी कहेंगे। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 20वीं सदी का मतलब क्या है? 20वीं सदी का मतलब है सन 1901 से लेकर सन 2000 तक। नॉर्मली ये 100 वर्षों का ये समय है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है दूसरी पीढ़ी, तो ये किस समय थी? तो देखिए 20वीं सदी के मध्य तक, मध्य का मतलब हो गया 1950 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 20वीं सदी का मध्य है, तो ये आपको समझ में आया होगा। युद्ध के बीच की अवधि और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम ने भू अर्थशास्त्र की दूसरी पीढ़ी को चिन्हित किया। राष्ट्रों ने आर्थिक और भू राजनीतिक शक्ति के बीच परस्पर क्रिया को मान्यता दी, विशेष रूप से पुनर्निर्माण और वैश्विक आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को विनियमित करने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम जैसी संस्थाएं स्थापित की गई। शीत युद्ध के भू राजनीतिक संघर्षों में आर्थिक ताकत एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य प्रतिद्वंद्विता के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। अब दोस्तों ये जो दूसरी पीढ़ी थी, इसमें सैन्य जो प्रतिस्पर्धा थी उसके साथ ही आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देती है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो यहाँ पर ये बातें हैं। तीसरी पीढ़ी 20वीं सदी के अंत से 21वीं सदी की शुरुआत तक। 1990 में एडवर्ड लुटवाक के लेख फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स के प्रकाशन के साथ भू अर्थशास्त्र शब्द को प्रमुखता मिली। इस अवधि में प्रमुख रणनीति के रूप में भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र में बदलाव देखा गया। शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण के उदय ने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में आर्थिक साधनों की भूमिका पर जोर देते हुए परिदृश्य को फिर से आकार दिया। विश्व व्यापार संगठन WTO और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों जैसी संस्थाओं का प्रसार हुआ। सैन्य शक्ति से परे आर्थिक शासन कला पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसा कि भू राजनीतिक उपकरणों के रूप में आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार वार्ता के उदय में देखा गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीसरी पीढ़ी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से आर्थिक साधनों की भूमिका बढ़ती हुई दिखाई देती है। तीसरी पीढ़ी में भू अर्थशास्त्र जो शब्द है इसको प्रमुखता मिलती है। इसके साथ ही जो आर्थिक साधन है, ठीक है, इन पर जोर दिया जाता है। इस अवधि में आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार वार्ता का उदय देखा जाता है। मतलब यह है कि आर्थिक उपकरण हैं या आर्थिक उपाय हैं, उनका प्रयोग इस तीसरी पीढ़ी में अधिक होता हुआ दिखाई देता है। चौथी पीढ़ी 21वीं सदी की शुरुआत में भू अर्थशास्त्र की चौथी और वर्तमान पीढ़ी एक बहुध्रुवीय दुनिया की जटिलताओं को दर्शाती है। चीन, भारत, ब्राज़ील जैसी उभरती शक्तियों ने आर्थिक संरचनाओं और शक्ति की गतिशीलता को फिर से परिभाषित किया है। डिजिटल क्रांति और तकनीकी प्रगति ने आर्थिक और भू राजनीतिक क्षेत्रों को और अधिक परस्पर जोड़ा है। राज्य न केवल पारंपरिक भू राजनीतिक लक्ष्यों के लिए बल्कि वैश्विक शासन को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्रभावित करने और प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को आकार देने में खुद को प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में स्थापित करने के लिए भी आर्थिक उपकरणों का तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। मतलब दोस्तों ये चौथी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि आर्थिक उपकरणों का प्रयोग राज्यों के द्वारा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि राज्यों के द्वारा तेज़ी से आर्थिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य न केवल पारंपरिक भू राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, कहने का मतलब यह है कि जो राज्य हैं यानी कि जो देश हैं वो भू राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी आर्थिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में ही वैश्विक शासन को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्रभावित करने और प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को आकार देने में खुद को प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में स्थापित करने के लिए भी आर्थिक उपकरणों का प्रयोग तेज़ी से कर रहे हैं। मतलब आर्थिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने भू अर्थशास्त्र की 4 पीढ़ियों को देखा, ठीक है। भू अर्थशास्त्र के विकास से संबंधित ये 4 पीढ़ियाँ थी, इनको अभी हमने समझा। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये पहली पीढ़ी है, ठीक है। 20वीं सदी से पहले
एक पहली पीढ़ी है, ठीक है। इस समय जो भू अर्थशास्त्र था वो हमें दिखाई देता है कि जो राज्य थे वो अपनी वैश्विक विस्तार कर रहे थे, ठीक है। व्यापार में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण राज्यों ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दूसरी पीढ़ी हमें दिखाई देती है दोस्तों 20वीं सदी के मध्य तक। इसमें हमें दिखाई देता है कि यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ था और जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, इनके बीच में सैन्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देती है। इसके साथ ही तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें हमें भू अर्थशास्त्र जो शब्द है इसको प्रमुखता मिलती दिखाई देती है कि तीसरी पीढ़ी जो थी 20वीं सदी के अंत से 21वीं सदी की शुरुआत तक ये जो पीढ़ी थी, इसमें हमें दिखाई देता है कि भू अर्थशास्त्र शब्द को प्रमुखता मिलती है। और जो भू राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक साधन है या जो आर्थिक उपकरण हैं उनका प्रयोग बढ़ता हुआ दिखाई देता है। व्यापार वार्ता, आर्थिक प्रतिबंध, ठीक है, इनका उदय दिखाई देता है। इसके साथ ही चौथी पीढ़ी में हमें दिखाई दे रहा है कि आर्थिक उपकरणों का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें समझी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं भू रणनीति की, जियो स्ट्रेटजी की। भू राजनीति की एक शाखा में राजनीतिक और सैन्य योजना पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव के आधार पर विदेश नीति तैयार करना शामिल है। देखिए दोस्तों, भू राजनीति की एक शाखा है। भू रणनीति में दोस्तों राजनीतिक और सैन्य योजना पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव के आधार पर विदेश नीति तैयार करना इसमें शामिल है। देखिए दोस्तों, भौगोलिक कारक यानी कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक और सैन्य योजना पर, ठीक है, इसके आधार पर विदेश नीति तैयार करना इसमें शामिल है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई राजनीतिक योजना है, कोई पॉलिटिकल योजना है, कोई सैन्य योजना है, तो कोई राजनीतिक या सैन्य योजना है तो उस पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके आधार पर विदेश नीति तैयार करना इसमें शामिल है। भू राजनीति के विपरीत भू रणनीति का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से अपने विश्लेषण का दृष्टिकोण रखते हैं। भू रणनीति विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर विदेश नीति को निर्धारित कर सकती है। भूगोल और इतिहास विदेश नीति को कैसे आकार देते हैं, इसकी विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है या किसी देश के भविष्य के विदेश नीति निर्णयों और उनके परिणामों के बारे में भविष्य बताने वाले पूर्व अनुमान प्रदान कर सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भू रणनीति विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर विदेश नीति को निर्धारित कर सकती है। साथ में ही दोस्तों ये किसी देश की विदेश नीति से संबंधित कुछ पूर्व अनुमान भी प्रदान कर सकती है। प्रमुख भू रणनीतिकार अल्फ्रेड थायर महान तथा हेल्फोर्ड मैकिंडर। अल्फ्रेड थायर के इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव में उन्होंने कहा कि समुद्री शक्ति एक राष्ट्र के भू राजनीतिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि समुद्री लेन और रणनीतिक समुद्री चेक पॉइंट का नियंत्रण रखना आवश्यक है। नौसेना की शक्ति को महत्व देते हुए उनके काम ने नौसेना की रणनीतियों को गहराई से प्रभावित किया। इससे उन्होंने दिखाया कि समुद्री शक्ति एक राष्ट्र की भू राजनीतिक दृष्टि को कैसे प्रभावित कर सकती है। हेल्फोर्ड मैकिंडर का हार्टलैंड सिद्धांत यूरेशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताता है कि कैसे वैश्विक प्रभुत्व पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में फैले लैंडलॉक हार्टलैंड को नियंत्रित करने पर निर्भर है और जो भी इस क्षेत्र पर शासन करता है वह संभावित रूप से विश्व द्वीप यूरोप, एशिया, अफ्रीका पर हावी हो सकता है, जो पूरी दुनिया पर प्रभाव डालता है। देखिए दोस्तों, भू राजनीति में भी हमने अल्फ्रेड थायर महान तथा हेल्फोर्ड मैकिंडर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर भू रणनीति में भी यहाँ पर दिया गया इनके बारे में। तो देखिए, अल्फ्रेड थायर महान ने एक शक्तिशाली नौसेना की बात की थी। इनका मानना था समुद्री शक्ति एक राष्ट्र के भू राजनीतिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब विश्व में एक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए समुद्री शक्ति आवश्यक है। तो अल्फ्रेड थायर महान ने एक शक्तिशाली, एक मजबूत नौसेना की बात की। इन्होंने समुद्री शक्ति की बात की। इसके साथ ही हेल्फोर्ड मैकिंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत में
यूरेशिया पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया और ये मतलब बताया कि जो देश यूरेशिया पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं या नियंत्रण करते हैं तो वो दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, ये संभावना अधिक है। मतलब दोस्तों इन्होंने जो यूरेशिया वाला एरिया है तो इन्होंने ये कहा कि जो देश यूरेशिया वाले रीजन पर, यूरेशिया वाले एरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है या करेगा तो वो जो मतलब विश्व है तो उस पर संभावित रूप से वो अपना प्रभाव जमा सकता है, विश्व पर हावी हो सकता है, तो ये इन्होंने कहा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने भू रणनीति को भी काफ़ी अच्छे से समझा। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।